नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेशल एंट्रीज जो ईयर एंडिंग पे होती हैं, ज़्यादातर मिड ऑफ द ईयर में नहीं होती हैं, बट देन ऑल्सो हाउ वी हैव टू डू इट, कैसे हमें करना है, लिखा होता है सम्स के अंदर, तो आपको वो सारी एंट्रीज तो करनी ही है, ठीक है। नाउ सम स्पेशल एंट्रीज की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि मेरे एक्सपेंसेस इंकर्ड हो चुके हैं, मैं काम कर चुकी हूँ या काम ले चुकी हूँ, लेकिन मैंने उनको पैसा नहीं दिया है। तो एक्सपेंसेस तो इसी ईयर से रिलेटेड है, तो हम एज अ वेजेस ले रही हूँ मैं एक्सपेंसेस में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। समझ आ रहा है कैसे? एक्सपेंसेस तो हमारे इंकर्ड हुए ही हैं, इसलिए एक्सपेंसेस तो डेबिट होंगे ही होंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी है, देना बाकी है तो क्रेडिट में जाएगा, लायबिलिटी बढ़ रही है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस। सिंपल, तो बहुत इजी हो गया ये वाला पार्ट, फर्स्ट वन। नाउ प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाउ प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है मैंने कोई एक्सपेंस पहले से पे कर दिया है, पहले से पे करने की वजह से वो मेरा एसेट बन जाता है ना। वो एक्सपेंसेस इंकर्ड हुआ ही नहीं पर हमने लिख दिया। जैसे मान लो अगर वेजेस की ही बात करूं मैं, वेजेस मैंने पे कर दिए, वेजेस अकाउंट डेबिट, जब भी मैंने पे किए होंगे तो इस तरीके से लिखा होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट, इस तरीके से। इसके साथ मुझे एक और एंट्री करनी पड़ेगी, दैट इज प्रीपेड वेजेस। एसेट बढ़ रही है हमारी, प्रीपेड वेजेस इज एसेट, किसी भी चीज़ को पहले से पे कर देना, यू ओन इट फॉर पर्टिकुलर टाइम, तो दैट इज वाई वो एसेट बढ़ रही है, इसीलिए वो हम डेबिट करेंगे। और हमारे एक्सपेंसेस उतने से कम हो रहे हैं ये साल में, हमारे एक्सपेंसेस उतने नहीं हुए हैं। सो प्रीपेड के लिए आप 2 एंट्रीज करोगे, वेजेस टू कैश, प्रीपेड वेजेस टू वेजेस। सिंपल ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी चीज़ प्रीपेड है तो कैसे आप लिखोगे, पेमेंट तो की है, कैश तो गया है, फिर उसमें से कुछ पार्ट चला जाएगा प्रीपेड से नॉर्मल, अब अगर कह सकते हैं नॉर्मल एक्सपेंस से प्रीपेड में। अक्रूड इनकम, ये क्या होता है? अक्रूड इनकम का मतलब होता है हमने काम कर लिया है बट इनकम मिली नहीं है, हमें बाकी है मिलनी। इस सेंस में भी देखा जाए तो एसेट हुआ, मिलेगी फ्यूचर में। कुछ भी चीज़ का फ्यूचर में ओन करते हो वो एसेट है, फ्यूचर में देना पड़ सकता है वो लायबिलिटी है, ठीक है। एक्रूड इनकम इज एसेट अगेन। तो हम क्या करेंगे, एक्रूड इनकम जैसे एक्रूड वेजेस, कैसे कि आप कमीशन ले लेते हैं क्योंकि कमीशन इज अ इनकम, तो कमीशन ले लेते हैं, उसको हम कैसे लिखेंगे, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। सिंपल एज दैट। आपका कमीशन तो हुआ, इनकम तो आई, बट वो अक्रूड में चली गई, कैश में नहीं आई, वो एसेट में चली गई, वो हमें फ्यूचर में मिलेगी, तो 2 कमीशन हो गया। जैसे यहाँ एक्सपेंसेस हमने डेबिट किए थे, या इनकम हमने क्रेडिट किया कि इनकम तो आई है लेकिन वो आई नहीं, अक्रूड में चली गई है, सेम ये आउटस्टैंडिंग में चली गई है, ठीक है। अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो आपने अर्न ही नहीं किया बट यू रिसीव्ड, ऐसी इनकम विच यू हैव रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, है ना। अब इसमें क्या हुआ होगा, कैश टू अनअर्न्ड इनकम, कैश टू अनअर्न्ड कमीशन, लेकिन अगेन ये लायबिलिटी हो जाता है हमारा, ठीक है। देखो हम कैसे दिखाते हैं इसमें, ऐसे देखा जाए तो हमें मिला होगा कैश टू अनअर्न्ड। अनअर्न्ड का मतलब मैंने अर्न किया ही नहीं फिर भी मुझे मिल गया अनअर्न्ड कमीशन, तो उसको हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ जो हमें बिना काम किए मिल गई तो वो हमें वापस देनी भी पड़ सकती है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। अनअर्न्ड कमीशन इज लायबिलिटी। तो आप क्या करोगे, जितना पार्ट आपको आपका नॉर्मल मिला है, यहाँ पे अब ध्यान रखना, जितना पार्ट आपको नॉर्मल मिला है वो कमीशन का आप नॉर्मल लिखो, बाकी वाला आप क्या करोगे, ये अनअर्न्ड वाला पार्ट में उस कमीशन में से उतना पार्ट हटकर अनअर्न्ड में चला जाएगा। अगर मैं कहूँ तो ये नॉर्मल हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको ना लिखकर कैश टू कमीशन, और कमीशन का जो भी पार्ट अनअर्न्ड में गया वो हम लिखेंगे ऐसे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन। सिंपल है, हमारी इनकम में से वो पार्ट निकल कर चला गया है अनअर्न्ड कमीशन लायबिलिटी में, देखा जाए तो, क्योंकि हमने अभी तक उसका काम नहीं किया था, तो ये कमीशन ये वाला पार्ट ना लिखकर
हम ऐसे लिखेंगे कैश टू कमीशन, जो भी मिला हमें पूरा वो कमीशन में से जो अनअर्न्ड है वो अनअर्न्ड में चला जाएगा। जब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, हमें डेप्रिसिएशन का मतलब है कि हमारी किसी एसेट के अंदर वैल्यूएशन कम हो गई है, उसकी वैल्यू कम हो गई है ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर। नॉर्मल वेयर एंड टेयर में अगर हमारी किसी भी एसेट का वैल्यू कम होता है, कम हुआ मतलब लॉस हुआ, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस डेबिट, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो हो जाएगा डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, जो भी एसेट की बात कर रहे हो जिसकी भी वैल्यू में रिडक्शन आया है वो एसेट आपकी क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि वो एसेट कम हो रही है। एसेट कम होती है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, एसेट बढ़ती है तो डेबिट में लिखते हैं। सेम वे डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है इसलिए डेबिट में लिख रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन टू एसेट। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हमें ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। फर्म के लिए लॉस हुआ, ओनर को मिलेगा, ओनर की कैपिटल बढ़ेगी, तो सिंपल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सिंपल है, कैपिटल बढ़ेगी इसलिए क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा लॉस एक्सपेंसेस है इसीलिए डेबिट। नेक्स्ट पार्ट हम क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? हम ओनर से उसकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेने वाले हैं, हमारे लिए वो फ़ायदा हुआ, वो अपनी ड्राइंग्स में ही ऐड करवा देगा, है ना। तो ड्राइंग तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ से जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स, हमारी ड्राइंग्स में ही ऐड कर देंगे उसकी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सिंपल है, तो हमने क्या किया? ड्राइंग्स में ही पैसा उसका ऐड करा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो हम उससे लेने वाले हैं। ठीक है, हमारे लिए तो इनकम है इसीलिए क्रेडिट साइड पे, हमारे लिए गेन है इसीलिए क्रेडिट साइड पे। इनकम टैक्स पेड बहुत बार आएगा। इनकम टैक्स पेड, हमें लगता है इनकम टैक्स पेड इज पेड बाय द फर्म। इनकम किसकी होती है? ओनर की, फर्म की नहीं। फर्म का प्रॉफिट होता है, उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। इनकम टैक्स पेड जब भी आता है तो वो ओनर की इनकम पे लग रहा है, जैसे हम ड्राइंग्स ही बोलते हैं, इनकम टैक्स पेड। अच्छा मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन का नंबर लिख देती हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मैं कौन सा वाला ट्रांजैक्शन कर रही हूँ। 8, इनकम टैक्स पेड भी ड्राइंग्स ही है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, वो ड्राइंग्स ही है नॉर्मल। ठीक है, तो वो उसमें अलग से कुछ इनकम टैक्स मत बना देना, अकाउंट नहीं बनाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स। डेटर्स पे ये क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमें शक होता है, हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ एक डेटर्स है जो हमें आगे फ्यूचर में पैसा नहीं देंगे, उसके लिए हम पहले से एक प्रोविजन बना के रख रहे हैं। आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। कंजर्वेटिव प्रूडेंस का मतलब एंटिसिपेटेड लॉसेस विल बी रिकॉर्डेड नॉट द गेन्स। यहाँ पे वही कर रहे हैं, हम होने वाले लॉसेस को पहले से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा प्रोविजन है, प्रोविजन है तो मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली ये हमारा कहीं ना कहीं हमारे डेटर के अमाउंट को कम कर रहा है ना। प्रोविजन हमारे डेटर के अमाउंट को कम करता है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि डेटर वैसे बनाया जाए तो प्रोविजन हमारे देखा जाए तो लायबिलिटी है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज आवर लायबिलिटी, हम लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे तो वो क्रेडिट में जाएगा। अब इसकी वजह से लेकिन हमारे डेटर्स कम होते हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ कन्फ्यूजन है, डेटर भी कम हो रहे हैं मतलब क्रेडिट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, दो लायबिलिटी है क्रेडिट में। अब दोनों चीज़ें हम कैसे करें? नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट निकाल कर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में डाल देते हैं। यहाँ पे हम जो एंट्री लिखते हैं वो लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट लिखते हैं हम डेबिट। प्रॉफिट हमारा डेबिट हुआ तो मतलब वो लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ तो लॉस हुआ, क्रेडिट होता तो वो गेन होता ना। तो प्रॉफिट कम किया क्योंकि हमें उसका कितना पैसा प्रोविजन में डालना था, टू प्रोविजन फॉर, यहाँ पे लिखेंगे डाउटफुल डेट्स। अब ये आपको समझना पड़ेगा, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा
क्योंकि यहाँ पे आप कैसे करोगे, कौन सा एंट्री लिखोगे, कंफ्यूज मत हो जाना। तो प्रॉफिट में से ही निकलता है, वैसे भी कोई भी प्रोविजन बनाना हो, रिजर्व बनाना हो तो प्रॉफिट में से निकलेगा। सो यहाँ प्रॉफिट को डेबिट करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लास्ट है एनी इनकम रिसीव्ड, यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्मल एंट्री, इट इज नॉट अ स्पेशल एंट्री, वो हम रह गया था लास्ट है तो खत्म करते हैं अपनी जर्नल एंट्री को। कोई भी इनकम आपको रिसीव हुई है, जैसे कमीशन रिसीव्ड हुआ है, रेंट रिसीव्ड हुआ है, कोई भी, तो आप सिंपल लिखोगे कैश या बैंक, जो भी आपको मिल रहा है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट इनकम। अब कोई भी वो इनकम हो सकती है क्योंकि इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड, पता है ना, तो इनकम एंड गेन इज ऑलवेज क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट में, और ऊपर जो जिस भी पेमेंट हमें कैश में मिले तो कैश, बैंक में मिले, चेक में मिले तो बैंक। ठीक है, तो ये वाली तो बहुत ईजी वाली एंट्री थी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग देख लो, एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए हैं, आउटस्टैंडिंग में क्या, लायबिलिटी। प्रीपेड देख लो, प्रीपेड में पहले पेमेंट किया होगा फिर वो प्रीपेड में डाल दो। अक्रूड मतलब मिलना बाकी है टू दैट पर्टिकुलर इनकम। अनअर्न्ड मतलब आपने पैसा मिला होगा उसमें से वो पार्ट आप अनअर्न्ड में डालोगे। इस तरीके से ही लिखोगे, दो एंट्री करोगे, जैसे प्रीपेड की दो एंट्री थी वैसे ही अनअर्न्ड की भी है। देन डेप्रिसिएशन, लॉस हुआ है, एसेट की वैल्यू में कम हुआ है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट में, एसेट क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए लॉस है, कैपिटल बढ़ जाएगी इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे, है ना, वो ड्राइंग्स हम निकालने ही वाले हैं वहाँ से कैपिटल से, तो उसमें ऐड करके निकाल लेंगे। इनकम टैक्स पेड कभी भी आए तो ड्राइंग्स ही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डायरेक्टली प्रॉफिट से जाता है और किसी अकाउंट से नहीं। डेटर्स पे है, ठीक है, डेटर्स कम होंगे, ठीक है, वो बात की बात, लेकिन पहले प्रॉफिट में से निकलता है वो, डेटर से सीधा नहीं निकालते हम, जब होगा तब होगा। एनी इनकम रिसीव्ड, ये नॉर्मल वाली एंट्री है, तो कैश बैंक जो भी डेबिट हो टू एनी इनकम, जो भी आपके इनकम है। अब हम क्या करने वाले, हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं, आप सारी एंट्री समझ चुके हो कि हमें कैसे करना है। अब हम छोटे छोटे एक दो सम करेंगे, उसके बाद जर्नल ही बनाकर आगे लेजर और ट्रायल करेंगे, क्योंकि ये कनेक्टेड है। तो हम क्या करने वाले, पहले एक दो सम करेंगे नॉर्मल जर्नल बनाने के, नॉर्मल वाले एक दो सम, फिर उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे लेजर्स को, फिर लेजर के साथ ट्रायल बैलेंस। इजी है, कनेक्टिविटी है। पहले करेंगे कुछ सम्स ऑफ जर्नल।